एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी का मर्डर हो चुका था। पुलिस वहां की मेड से पूछते हैं क्या वांसो और उसके बॉडीगार्ड के बीच में कोई अफेयर था, तो वहां की मेड कहती है आपको ये सब किसने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। साथ ही में वो बताती है कि वांसो और उसके हस्बैंड के बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर वो पार्टी के लिए रेडी होकर बाहर आती है। तभी पाक उसे बताता है कि दोयुन आज से हमें ज्वाइन करने वाला है। पाक किम से कहता है कल दोयुन ने ही वांसो की जान बचाई थी और ये पहले पुलिस फोर्स में एक सीनियर इंस्पेक्टर था। वो जैसे ही पार्टी में एंटर करती है तो उसे अपने बचपन का दिन याद आता है जहाँ पर पहले वो बहुत ही गरीब हुआ करती थी। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांसो की मॉम एक कैडी का काम करती थी। कैडी यानी कि ऐसा इंसान जो गोल्फ खेलने वालों को असिस्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांसो की मॉम पहले मीरान के लिए ही काम करती थी, यानी कि प्रेजेंटली वो वांसो की मदर इन लॉ है। वो जैसे ही शॉट लगाती है इतने में वांसो की मॉम उसकी तारीफ करने लग जाती है। ये सुनकर मीरान उससे गुस्से में थप्पड़ लगा देती है, कहती है तुम मेरे शॉट की तारीफ कर रही हो, जबकि वो शॉट अच्छा था भी नहीं। इसके पहले कि वो कुछ बोलती इतने में मीरान उसे दोबारा से थप्पड़ मारती है, कहती है तुम मुझे मैडम क्यों बोल रही हो, मैं यहाँ की वाइस चेयरवुमन हूँ। पता चलता है कि मीरान कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। वो गुस्से में वांसो की मॉम को जॉब से फायर कर देती है। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो उनके गोल्फ क्लब में से 2 क्लब चुरा कर लेकर आती है और वांसो से कहती है आज से ये तुम्हारा होगा, अब से तुम्हें गोल्फ खेलना स्टार्ट करना है। यही सोचकर वो उसे एक ट्रेनिंग सेंटर लेकर आती है, कहती है तुम्हें रोज 100 बॉल हिट करना होगा। शुरुआत में वांसो से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो सीखने लग जाती है। ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। वो गोल्फ खेलने के साथ साथ कैडी का भी काम करती थी ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। फिर एक दिन उसकी मॉम कहती है तुम अपना कैडी वाला काम छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हें यूएस जाना है ताकि तुम एक प्रो गोल्फर बन सको। वांसो कहती है मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम यूएस जाकर वो कॉम्पिटिशन जीत गई तो फिर तुम्हें 280 मिलियन वॉन मिलेगा, जिसके बाद तुम्हें पैसों की कमी तो नहीं होगी। यही सब सोचकर वो यूएस के लिए निकल जाती है। यहाँ से कहानी आ जाती है 12 साल आगे, जहाँ पर वांसो अब तक बहुत बड़ी गोल्फर बन चुकी थी। फिर हमें उसके यूएस ओपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो ये टूर्नामेंट भी जीत जाती है, जिसके बाद उसे हॉल ऑफ फेम का टाइटल भी मिलता है। वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। कोरिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उसे नहीं जानता था। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है यूएस ओपन के टाइम पर काफी ज्यादा हवा चल रही थी और फिर भी तुमने 7 नंबर का क्लब यूज किया, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। वांसु बताती है जब मैंने पहली बार गोल्फिंग स्टार्ट किया था तब मेरी मॉम ने मुझे 2 क्लब्स दिए थे, एक था ड्राइवर और दूसरा था 7 नंबर। मैंने काफी टाइम तक इसी के साथ प्रैक्टिस किया, इसीलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। टूर्नामेंट जीतने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उसी टाइम पर एक आदमी उसके सामने आ जाता है, कहता है तुम्हारी मॉम ने हमसे बहुत सारे पैसे लोन पर लिए हैं। वांसु बताती है इतने टाइम तक उसने बहुत पैसे कमाए, लेकिन सारे पैसे उसकी मॉम ने जुए में उड़ा दिया। उनका एडिक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसी वजह से वो कर्ज में डूब गई। इस बार वांसु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सारे पैसे अपनी मॉम को दे देती है और उसके बाद अपनी मॉम से सारे कनेक्शंस तोड़ देती है। फिर आगे उसने जितने भी पैसे कमाए वो सारे पैसे चैरिटी में डोनेट कर दिए और यही मोमेंट था जब उसने अपना गोल्फिंग छोड़कर खुद का एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वांसु को स्टेज पर बुलाया जाता है। जो बिजनेसमैन उसे 5 बिलियन वॉन देने वाला था उसने अपना डोनेशन बढ़ाकर 30 बिलियन कर दिया था। साथ ही में वो बताती है उसके ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी डोनेशन किया गया है वो सारे पैसे वॉर विक्टिम्स पर स्पेंड किए जाएंगे। पार्टी चली रही होती है, इतने में एक तेरा नाम की लेडी वांसु के हस्बैंड किम को इशारा करती है, जिसके बाद वो दोनों ही कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ तेरा का बेटा अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। वो वांसु से कहता है उसकी मॉम कहीं मिल नहीं रही है। अब वो तेरा को ढूंढते हुए कमरे के अंदर जाती है। वो जैसे ही वहाँ का लाइट ऑन करती है इतने में वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। वांसु उससे पूछती है क्या तुम दोनों का आज पकड़े जाना जरूरी था, तुम्हारा बेटा जुनी तुम्हें ढूंढ रहा है, यही बताने के लिए मैं अंदर आई थी। तेरा उससे पूछती है तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, तुम्हें हम दोनों के बारे में आखिर कब से पता था। वांसु कहती है यहाँ पर रिपोर्टर्स भरे पड़े हैं, अगर किसी ने तुम दोनों को देख लिया होता तो। और रही बात मुझे ये सब कुछ कब से पता था, ये बात अब जरूरी नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगले सीन में वांसु अपने मदर इन लॉ से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। ये देखकर मीरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चीजें फेंककर उसे मारने लगती है। वांसु उससे पूछती है आखिर आप कब से लोगों पर चीजें फेंक रहे हो, गुस्सा तो मुझे दिखाना चाहिए। इतना कहकर वो सारे ग्लासेस फेंकने लग जाती है। मीरान उससे कहती है मुझे पता चला है कि तुम उन दोनों के बारे में पहले से जानती थी। वांसु कहती है आपके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी ये बात पहले से ही पता थी। मीरान कहती है मैं तुम्हें गरीब घर से यहाँ लेकर आई, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। वांसु कहती है आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये सब कुछ मेरी मेहनत से हुआ है। मीरान कहती है सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं देने वाली ना। वांसु कहती है मैं डिवोर्स क्यों दूं, आप इस बात की फिक्र मत करो। मीरान कहती है मुझे डर था कि तुम मेरा रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करोगी। वांसु कहती है आप मेरे फाउंडेशन से दूर रहो, मुझे पता चला है कि आपने दोबारा से बहुत सारे पैसे लिए। मीरान कहती है वो फाउंडेशन तुम्हारा नहीं है। वांसु कहती है वो फाउंडेशन मेरा ही है, उस फाउंडेशन पर मैंने बहुत मेहनत की है, आज वो जिस मुकाम पर है वो मेरी वजह से है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो किम से अफ्रीका में मिली
मिली थी। वो अपने कंपनी की तरफ से डोनेशन देने के लाया हुआ था। उसने काफी टाइम तक वहाँ पर वॉलंटियर वर्क भी किया। इस बीच में उन दोनों को प्यार हो गया। फिर एक दिन किम ने उसे प्रपोज किया, कहा तुम गोल्फ छोड़कर मुझसे शादी कर लो। कुछ टाइम के बाद वांसू अपने भाई के साथ मीरान से मिलने के लिए आती है। मीरान उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वांसू बताती है वो अपनी मॉम के कांटेक्ट में नहीं है, बस मेरा भाई उनके कांटेक्ट में है। मीरान कहती है मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम एक बार मेरी कैडी हुआ करती थी। इतने में वांसू का भाई पूछता है आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। मीरान कहती है बिना रिसर्च किए मैं ऐसे किसी को अपने घर में घुसने नहीं देती। फिर वो वांसू से पूछती है तुम तो इतने गरीब थी, फिर तुम इतने टाइम तक यूएस में कैसे रही। वांसू बताती है मैं अपना पहला ही टूर्नामेंट जीत चुकी थी, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तभी उसका भाई बताता है कि एक बार आपकी कंपनी ने वांसू को स्पॉन्सर भी किया था। ये सुनकर मीरान कहती है इसका मतलब तुम लोग मेरे ही पैसों पर पल रहे थे। वांसू कहती है मैं आपके पैसों पर पल नहीं रही थी, बल्कि मैं एक बहुत अच्छी गोल्फर थी। मीरान उससे कहती है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। साथ ही में वो बताती है हवाइन ग्रुप एक चैरिटी फाउंडेशन चलाता है, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद से वो फाउंडेशन तुम हैंडल करो। सारा डिस्कशन होने के बाद मीरान वांसू के भाई से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाती है। साथ ही में वो कहती है तुम वांसू को ये बताओ कि तुमने अपनी मॉम को सेफली अब्रॉड भेज दिया है। यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और दोयोन वहीं से गुजर रहा था। वो खुद से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसी हालत में ही नहीं थी, इसलिए दोयोन उसको रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो अपने पर्स से चाबी तक निकाल नहीं पा रही थी, इसीलिए दोयोन उसकी मदद करता है। फिर वो उससे पूछती है कि आज रात तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन दोयोन कोई जवाब नहीं देता। वो उसे अंदर लेकर जा ही रहा होता है, इतने में उसका कार्ड वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं। वो वांसू पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इतने टाइम तक उसे उसकी सच्चाई पता थी, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। इस तरफ दोयोन उससे पूछता है क्या तुम अकेली हो या फिर क्या तुम दुखी हो, तो वांसू मना कर देती है। दोयोन कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गई हो। इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी किम वहाँ पर आकर नॉक करने लग जाता है, लेकिन वांसू दरवाजा खोलने से मना कर देती है। तभी उसकी नजर उसी कार्ड पर जाती है। इसके पहले कि वो उस कार्ड को चेक करता, इतने में वहाँ पर पाक पहुँच जाता है। कहता है ये कार्ड मेरा है। वांसू ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो अभी सो रही होगी। किम के वहाँ से जाते ही वो डोर के थ्रू उस कार्ड को पास कर देता है। फिर हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हवाइन ग्रुप में आज दोयोन का पहला दिन था। पाक उसे उसका पूरा काम समझाता है, साथ ही में उसे एक सेपरेट रूम भी एलोकेट किया जाता है। पाक उससे पूछता है तुम 3 महीने से फिलीपींस में थे, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड जुयुक के बारे में कुछ पता चला क्या, कि उसके साथ ये सब किसने किया था। दोयोन कहता है अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। दूसरी तरफ हम वांसू को देखते हैं। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है, जहाँ पर उसके फादर इन लॉ ने उससे कहा था तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम तक किसी फैमिली के मेंबर बन के रहो। अभी तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम नहीं आया है। इस तरफ दोयोन के हाथ से उसका फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है। तभी उसे याद आता है जुयुक ने मरते वक्त किसी फोटो फ्रेम के बारे में मेंशन किया था। यही याद करके वो उस फोटो को चेक करता है, तो उसे उसके पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उस मेमोरी कार्ड में एक वीडियो फुटेज था, जिसमें वांसू के फादर इन लॉ की मौत हो चुकी थी। दोयोन मन में कहता है शायद चेयरमैन के मरने के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए जुयुक के सारे वीडियोस छोड़कर गया है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।